So, hi guys, a very warm welcome to all of you. I hope you all are doing very well. On your huge demand, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका जो जनरल साइंस वाला पोर्शन है फॉर डिफरेंट जेकेएसएसपी एग्जाम्स। रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम्स में ये वाला पोर्शन ऐड किया गया है और अच्छी खासी वेटेज साइंस पोर्शन को अब दी जा रही है आपके डिफरेंट एग्जाम्स में। चाहे हम रिसेंट कंडक्टेड एग्जाम्स की बात करें या फिर आने वाले एग्जाम्स की बात करें जिसमें लेबोरेटरी अटेंडेंट FAA, फीमेल सुपरवाइजर या फिर जेकेपी कांस्टेबल या फिर हम बात करें तो AST और डिफरेंट एग्जाम्स में भी साइंस की वेटेज अच्छी खासी रहती ही है। और रिसेंटली जेकेएसएसबी ने एक पैटर्न भी आपने देखा होगा शिफ्ट करने की कोशिश की है जहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की जा रही है इन कंपोनेंट्स को। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो भी लेटेस्ट पैटर्न है उसी पैटर्न पे हम जनरल साइंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये किन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है? फॉर ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी जेकेएसएसबी एग्जाम्स, क्योंकि साइंस की वेटेज तो अब रहती ही है। थ्रू MCQs हम साइंस को प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे वो मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा ही। ये प्रैक्टिस हम करेंगे टिल योर लेबोरेटरी अटेंडेंट एग्जाम। उसके बाद हम FAA या फिर बाकी एग्जाम्स के लिए मैं आपको डिटेल में भी साइंस क्लासेस करवाने वाला हूँ। ठीक है, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अगर आपको क्वालिटी कंटेंट पसंद है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक कर दें। चलिए फर्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है? It is related to gravitational pull and gravitational force. The gravitational force between two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. सबसे पहले आपको पता होगा ग्रेविटेशन क्या है। तो ये एक फोर्स है जो किसी भी दो बॉडीज के बीच में लगती है। और ये किस टाइप की फोर्स है? इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, आपको ये याद रखना है। ये कॉन्टैक्ट के बगैर लगती है। सेकंड, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू बॉडीज। क्या ये रिपल्सिव फोर्स है? नहीं। क्या ये कॉन्टैक्ट फोर्स है? नहीं। और इट इज अ वेरी वीक फोर्स, ये भी आपने याद रखना है। तो ये अगर हम देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। क्या कहना चाह रहा है? कहना चाह रहा है कि जितना ज्यादा मास होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। बिल्कुल करेक्ट है। और अगर हम बात करें, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कि दो कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मतलब मान के चलो ये पास पास हैं तो इनका जो फोर्स होगी ज्यादा होगी। अब दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दूर दूर हैं, अगर चाहे इनका मास सेम भी है बट इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी डिस्टेंस की वजह से इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। दैट, और हमें इसका फॉर्मूला भी पता है, दैट F इज इक्वल टू, जो जी यहाँ पे लगता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब इसमें m1 क्या है? तो m1 है ये एक बॉडी का मास, राइट, एक बॉडी का मास। m2 हो गया दूसरी बॉडी का मास। तो आप देख पाएंगे जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, दैट इज मास ज्यादा फोर्स ज्यादा। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि जितना ज्यादा डिस्टेंस इन ऑब्जेक्ट के बीच इतनी कम फोर्स यहाँ पे जनरेट होगी। राइट, पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस एज ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेस अबव अर्थ सरफेस। हमें पता है जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाएगी। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बिकम जीरो इफ द मासेस आर एक्सट्रीमली स्मॉल। देखो अगर हम बात करें ना, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है जिनका कुछ ना कुछ मास होता है, राइट। बट अगर हम बात करेंगे कि अगर छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास बहुत कम है, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे बहुत कम हो जाएगी बट इट कैन नेवर बी जीरो, ये चीज आपने याद रखनी है। तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ डिपेंड्स ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। और पूछा क्या गया है? पूछा गया है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? देख लो, थर्ड स्टेटमेंट जहाँ पे भी है, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, द वेट ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ हायर अल्टीट्यूड। बिल्कुल सही, क्योंकि हम देखते हैं ग्रेविटी को हम कहाँ से देखते हैं? तो सेंटर ऑफ द अर्थ से देखते हैं। जैसे जैसे आप अल्टीट्यूड में ऊपर जाते जाओगे आपका जो वेट होगा वो कम होता जाएगा। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये भी करेक्ट है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझे बोले कि सर अगर हम यहाँ पे देखें मेरा वेट तो यहाँ पे भी 70 kg है, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ यहाँ पे भी मेरा वेट 70 kg है, राइट। बट आपको मैंने कितनी बार समझाया हुआ है कि ये जो 70 kg आप बोल रहे हो ना, ये वेट नहीं है, ये आपका मास है। क्या है ये आपका मास है। वेट जो है, वेट एक फोर्स है और फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, ये भी आप सबको पता है। और हमें पता है जो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो आपका वेट है, इट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, याद रखना।
और जैसे जैसे आप अल्टीट्यूड में ऊपर जाओगे, देखना यहाँ पे अल्टीट्यूड का पूछा हुआ है, अल्टीट्यूड का पूछा हुआ है। जितना ऊपर आप अल्टीट्यूड में हाइट पे जाओगे, ये नहीं, ये तो लैटिट्यूड हो गया, नहीं। यहाँ पे तो फिर हम देखेंगे पोल्स, पोल्स पे वेट आपका ज्यादा हो जाएगा, क्यों होगा तो मैं आपको आगे कंसेप्ट समझाऊंगा। बट यहाँ पे अल्टीट्यूड का पूछा है, मतलब कि आपको एटमॉस्फेयर स्पेस की तरफ ऊपर जाना है। जितना ऊपर जाओगे वहां पे आपकी ग्रेविटेशनल पुल कम होता जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाएगी, इसीलिए आपका वेट जो होगा वो भी कम होता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ना, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी, राइट। अगर ग्रेविटी कम हो रही है तो वेट भी कम होगा, मास कम होगा तो भी वेट कम होगा, इस चीज का आप ध्यान देना। तो ये जो आप बोलते हो कि मेरा 70 kg वेट है, अगर हम साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें, कोई साइंस वाला स्टूडेंट होगा वो आपको बोलेगा यू आर रॉन्ग, ये आपका वेट नहीं है, ये आपका मास है, ठीक है। एंड इसका रीजन क्या है, तो रीजन बिल्कुल करेक्ट है, दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, एक साइड फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, एक साइड दिया हुआ है एसआई यूनिट। फोर्स एसआई यूनिट क्या है बताओ फटाफट से। मैंने आपको बताया, अगर हम ग्रेविटी की बात करें, ग्रेविटी भी एक काइंड ऑफ फोर्स है, उसका भी एसआई यूनिट न्यूटन ही है, याद रखना। और फोर्स की बात करें, ऐसा यूनिट इज न्यूटन। एंड प्रेशर की बात करें, पास्कल, ये तो करेक्ट है। एनर्जी की बात करें, ऐसा यूनिट इज जूल, एंड पावर का ऐसा यूनिट है वाट। अब देखो कहाँ पे करेक्ट हमारा आंसर बन रहा है, ए का 3 कहाँ पे है, तो ये दो स्टेटमेंट्स हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। ए 3, बी प्रेशर का पास्कल है, बी का 2 आ जाएगा, ए की जगह है बी का 2, सो डायरेक्टली हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी। आपको याद रखना है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हीट जो है वो एक हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ फ्लो होती है। टेम्परेचर डिटरमाइंस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस, बिल्कुल सही। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज़्यादा पार्टिकल्स मूव करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट में, और उतनी ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट की या फिर उन पार्टिकल्स की एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट अंटिल द प्रोसेस इज कंप्लीट। ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। वहां पे लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आता है, क्या होती है लेटेंट हीट, आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो। ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी। ऐसा यूनिट हीट का क्या होता है, कैलोरी होता है, नहीं। हीट का जो ऐसा यूनिट है वो है जूल, राइट। आप सबके लिए क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया था, आप मुझे बताएंगे 1 जूल इज इक्वल टू कितने कैलोरीज, आंसर दे दो इन दी कमेंट सेक्शन। चलो, और इसमें से पूछा गया है, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो इसमें पहले 3 करेक्ट है, आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, 1 2 एंड 3 ऑप्शन बना दो, तो फोर्थ वाला रॉन्ग हो जाएगा, फोर्थ वाला हम रॉन्ग कर देते हैं, और 1 2 एंड 3 विल बी द राइट आंसर। देखो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, 3 4 की जगह 3 कर लो, राइट। तो पहले 3 करेक्ट हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने आना चाहिए, बाकी तो हम कर ही लेंगे। नेक्स्ट देखो, मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये तो हम सब ने पढ़ा है, बिल्कुल करेक्ट है। कंडक्शन ट्रांसफर्स हीट थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ पार्टिकल्स विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। आपको पता है हमने डिफरेंट टाइप की हीट ट्रांसफर पढ़ी है, हमने कन्वेक्शन पढ़ी है, हमने कंडक्शन पढ़ी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने रेडिएशन पढ़ी है, राइट। तो कंडक्शन क्या होता है, जहां पे टच से, बाय टच हीट ट्रांसफर होती है, राइट। मतलब मान के चलो ये पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे ये पार्टिकल गर्म हो जाएगा, फिर ये पार्टिकल गर्म हो जाएगा, फिर ये पार्टिकल गर्म हो जाएगा, ये फिर ये पार्टिकल गर्म हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे पार्टिकल की मूवमेंट नहीं होती है। आपने आयरन रॉड देखा होगा ना, आप देखना इसको धूप में रखना या फिर इसको कहीं पे जलाना इस साइड से, आप देखोगे कि ये वाला साइड तो आपने नहीं जलाया होगा, मतलब कि इसको आपने आग में नहीं रखा होगा या फिर धूप में नहीं रखा होगा, बट ये वाली साइड भी गर्म हो जाएगी। ये क्यों हो रहा है, इट इज अ प्रोसेस विच इज नोन एज कंडक्शन, राइट। जहाँ पे पार्टिकल्स टच होते होते गर्म होते हैं, और ये जो प्रोसेस है ये जनरली सॉलिड्स में होता है, ये भी याद रखना। कंडक्शन कौन से उसमें होती है, मीडियम में होती है, सॉलिड्स में, राइट। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कन्वेक्शन इन्वॉल्व्स बल्क मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो देखो आपको पता होगा जो कन्वेक्शन होता है ना, यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं ये मूव करते हैं, राइट। ये मूव करते हैं, जो पार्टिकल्स गर्म हो गए वो एक्साइटेड स्टेट में होके बाकी जगह की तरफ मूव करते हैं, जनरली ऊपर की तरफ इनकी मूवमेंट होती है। सॉलिड्स में पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं होती है, ये जनरली लिक्विड्स में होती है एंड गैसेस में होती है, राइट। तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज 1 एंड 2। समझ गई, कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। चलो, नेक्स्ट देखो, with reference to heat transfer by radiation consider the following statements। radiation does not require any medium for material medium for transfer। बिल्कुल सही है, जो सूरज से हमारे पास रोशनी आती है वो किस प्रोसेस से आती है, रेडिएशन से ही आती है। आपको पता होगा स्पेस में एज सच कोई भी मीडियम नहीं है, स्टिल हम तक वो जो हीट है वो पहुंचती है, तो ये थ्रू रेडिएशन पहुंचती है।
ऑल बॉडीज एमिट एंड एब्जॉर्ब रेडिएंट एनर्जी, ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। रेडिएशन इज पॉसिबल ओनली इन गैसेस, हमने अभी देखा कि रेडिएशन क्या है, ये विदाउट मीडियम भी हो सकता है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड डार्क कलर्ड सर्फेसेस आर बेटर एब्जॉर्बर्स ऑफ रेडिएंट हीट देन लाइट कलर्ड सर्फेसेस, ये तो आपको ही पता है कि गर्मी में डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने होते हैं, वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। आप लाइट कपड़े पहनो, लाइक वाइट टाइप के कपड़े पहनो जो कि हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। तो इसीलिए अगर हम देखेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट, और पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, रिगार्डिंग लाइट, a concave mirror can produce both real and virtual images. Reflection of light occurs due to change in its wavelength only, while speed remains constant, and light travels in a straight line in a homogeneous medium. अब पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट, ये भी आपने देखा है पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें पता है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अगर हम बात करें रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट अकर्स ड्यू टू चेंज इन इट्स वेवलेंथ ओनली वाइल स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, तो हमें पता है रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइक ये हमारा एक ग्लास मान के चलो, राइट, इसमें पानी है, राइट, ये हमारा नॉर्मल है, ये रे ऑफ लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है, ये आपको पता होगा यहाँ से बेंड हो जाएगी, यहाँ से बेंड हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं रिफ्रेक्शन। तो रिफ्रेक्शन में क्या होता है, वेवलेंथ ओनली यहाँ पे चेंज होती है, वाइल स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा नहीं है, स्पीड चेंज हो गई ना। आप देखो ये जो यहाँ से आ रही है गैसियस मीडियम से आ रही है, राइट, और ये जो मीडियम है ये लाइटर है, यहाँ से डेंसर मीडियम में जा रही है, ये हमारा नॉर्मल है, राइट, ये नॉर्मल है, याद रखना। तो इस नॉर्मल की वजह से, क्योंकि यहाँ पे स्पीड चेंज हो गई, स्पीड की वजह से याद रखना, ये आपने याद रखना है कि जब भी स्पीड की वजह से रेरर मीडियम से जब भी डेंसर मीडियम की तरफ लाइट जाएगी, इट विल रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नॉर्मल, जो बीम ऑफ लाइट है इट विल रिफ्लेक्ट, इट विल मूव टुवर्ड्स नॉर्मल, याद रखना, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, जो एग्जैक्ट वर्ड आएगा। अब मान के चलो यहाँ से फिर से ये बाहर निकल गई, कुछ ऐसा मीडियम है, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि अब ये क्या चली गई, अब ये डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ चली गई। अब ये क्या हुआ, इसमें वेवलेंथ भी एक तो चेंज हो गई, सेकंड में इसके इसके साथ रीजन क्या है, तो रीजन स्पीड का ही यहाँ पे रीजन है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड जो है वही, क्योंकि आप देखो ना गैसियस मीडियम में डिफरेंट स्पीड होगी लाइट की, ट्रैवल की, और अगर हम बात करें वाटर या फिर डेंसर मीडियम है, वहाँ पे थोड़ी डिफरेंट स्पीड होगी, इसीलिए इसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। और रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जब आती है लाइट, तब ये मूव करती है टुवर्ड्स, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। एंड अगर हम बात करें जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ये भी आपने याद रखना है। एंड लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजेनियस मीडियम, अगर सेम मीडियम है तो लाइट स्ट्रेट मीडियम में ही ट्रेवल करेगी, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। बट ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, कितने इनकरेक्ट हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी मार्क मत करना, कितने इनकरेक्ट है पूछा गया है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि सिर्फ एक ही इनकरेक्ट है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, consider the following statements in reflection the angle of incidence is always equal to angle of reflection, बताओ फटाफट से कौन सा लॉ है ये रिफ्लेक्शन का, शाबाश, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर सेकंड लॉ है, इसका आंसर आप सब देंगे कमेंट सेक्शन में। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, आपने मुझे लॉ बताना है कौन सा लॉ है ये। रिफ्लेक्शन अकर्स बिकॉज लाइट चेंजेस इट्स स्पीड व्हेन इट पासेस फ्रॉम मीडियम वन मीडियम टू अनदर, क्या ये करेक्ट है, मैंने ऊपर आपको बताया यस, जब भी अगर होमोजीनियस मीडियम नहीं है, हेटेरोजीनियस मीडियम है, तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी, उसी वजह से आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंजेस, देखो इसमें क्या होता है, एक तो वेवलेंथ चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है, बट अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, आप सबको आई होप पता होगा, नहीं पता है तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखना। अ रे पासिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया ना, अगर जैसे ये पानी है ग्लास में, आप देखते हो ना इसके लिए बेंड हो जाती है, पेंसिल इसमें डालना आप देखो ये नॉर्मल की तरह बेंड हो जाएगी, राइट, इस तरीके से पेंसिल डालना आप, आपने डाली तो होगी इस तरीके से, बट आपको दिखेगी कुछ इस तरीके से वो पेंसिल, तो वो क्या है, वो क्यों आपको दिख रहा है, ये वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जो लाइट का वो कॉन्सेप्ट आता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन थर्ड, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, दैट इज 1 2 एंड 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, आपको पता होगा जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड टर्न करते हैं। बेसिस रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सोल्यूशन, ओएच नेगेटिव आयंस, बिल्कुल करेक्ट है।
ऑल सॉल्ट्स, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं दे आर न्यूट्रल इन नेचर, ऐसा नहीं होता है, कुछ यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट्स भी होते हैं, कुछ यहाँ पे बेसिक सॉल्ट्स भी होते हैं, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड पीएच वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट्स एसिडिक नेचर, हमें पता है जो ये होता है पीएच स्केल होता है, यहाँ पे 0 to 14 होता है, राइट। 0 to 7 एसिडिक, 7 न्यूट्रल, 7 to 14 बेसिक। जितना आप 0 की तरफ आओगे स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना आप 14 की तरफ जाओगे स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ही पूछा हुआ है, तो 1, 2 एंड 4 विल बी दी राइट आंसर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज बेसिक इन नेचर, इसमें से कौन सा है बेसिक सॉल्ट? अमोनियम क्लोराइड, या फिर सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, या फिर सोडियम क्लोराइड। तो बताओ फटाफट से इसमें करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसमें से आपको कौन सा दिख रहा है जो बेसिक सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है, राइट। इसमें से बेसिक सॉल्ट कौन सा है? तो इट इज सोडियम कार्बोनेट, दैट इज ऑप्शन बी। चलो, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक मेटल। अब यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसको आप रिएक्ट करवाओ जिंक के साथ, कौन सी गैस यहाँ पे इवॉल्व होगी? बताओ फटाफट से, क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, प्लस यहाँ पे आपको पता होगा, फिर इसको हम बैलेंस करते हैं। सो आपने देखना है कि इसमें कौन सी जो गैस से इवॉल्व हो रही है, तो इट इज नन अदर देन हाइड्रोजन, राइट। सो ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच इंडिकेटर टर्न्स पिंक इन अल्कलाइन मीडियम, या फिर अल्कलाइन को हम बेसिक भी बोलते हैं, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो पिंक टर्न होता है अल्कलाइन मीडियम? इट इज फिनोप्थलीन, याद रखना। फिनोप्थलीन जो है इट इज अल्कलाइन इन बेसिक मीडियम, या फिर इट इज पिंक इन अल्कलाइन मीडियम, एंड इट इज कलरलेस इन एसिडिक मीडियम, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, टूथ इनामल स्टार्ट्स डिकेइंग व्हेन माउथ पीएच फॉल्स बिलो। रिसेंटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा गया था, और उससे पहले मैंने आपको करवाया भी था। उससे पहले दिन जो आपका मॉक टेस्ट हुआ था वहाँ पे काफ़ी अच्छे से हमने किया था। इसका क्या है करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है, जो आपका टूथ डिके होता है ना, जब आपका माउथ जो है पीएच जो है 5.5 से नीचे आ जाता है, मतलब कि एसिडिक हो जाता है, तो आपकी टूथ डिकेइंग वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एंटासिड्स। अब एंटासिड्स क्या होते हैं? तो ये न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड्स को, राइट। जैसे हम पढ़ते हैं एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, जो बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करे, वैसे ही एंट एसिड्स जो कि बेसिक टाइप के हैं, जो कि एसिड्स को न्यूट्रलाइज करें। इसमें से कौन सा है? सोडियम क्लोराइड नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो खुद ही एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड तो खुद ही एक एसिड है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे आप देखेंगे इसमें रिगार्डिंग इंडिकेटर्स। फिनोप्थलीन इज पिंक इन एसिडिक मीडियम, अभी हमने पढ़ा कि जो फिनोप्थलीन है इट इज पिंक इन बेसिक मीडियम एंड नॉट इन एसिडिक मीडियम। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे करेक्ट पूछा हुआ है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हो जाएंगे। सो 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, विद रेफरेंस टू लेटेंट हीट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। Latent heat is involved in processes like melting and boiling. Its SI unit is joules per kg. Which of the given statement is correct? बताओ फटाफट से, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सबसे पहले अगर हम देखें, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर। तो ये आप सबको पता है, लाइक आइस को मेल्ट करना, या फिर किसी चीज को मेल्ट करना, किसी चीज को बॉयल करना, वहां पे जो हीट लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, जहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है बल्कि सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, याद रखना। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। लेटेंट हीट इज इन्वॉल्व इन प्रोसेसेस लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, ये भी करेक्ट है। इट्स एसआई यूनिट इज जूल्स पर केजी। आप मुझे बताओ, इसका एसआई यूनिट जूल्स पर केजी है क्या? इसका एसआई यूनिट जूल्स पर केजी नहीं है। अब इसका एसआई यूनिट क्या है वो आप मुझे बताएंगे इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा आपने भी आंसर देना होता है। करेक्ट कौन सा है इसमें आंसर? तो करेक्ट है इसमें 1 एंड 2 आर ओनली करेक्ट। नेक्स्ट देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। बिल्कुल करेक्ट है, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है बल्कि खाली हमें स्टेट को चेंज करना है। और फ्यूजन क्या है? फ्यूजन है जहाँ पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जहाँ पे लिक्विड जो है वो गैसेस में चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, ये भी करेक्ट है। ड्यूरिंग वेपराइजेशन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेज कंटिन्यूसली, अभी हमने पढ़ा। अच्छा, यहाँ पे ड्यूरिंग वेपराइजेशन अभी हमने पढ़ा ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, टेम्परेचर कहाँ ही चेंज हो रहा है? यहाँ पे खाली क्या हो रहा है? यहाँ पे खाली स्टेट चेंज हो रही है। लेटेंट हीट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द सब्सटेंस, बिल्कुल सही, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा ही लेटेंट हीट आपको लगेगी। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट? थर्ड वाला गलत है, तो इसमें जो आंसर बनेगा वो बनेगा। अब देखो, ज्यादा क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे ए रहे हैं, बट आप ये मत देखना कि सर ए एक ऑप्शन सबके हैं। आप में से कुछ तूफानी लोग करते भी हैं ये वाले कमेंट्स। आप बस कॉन्सेप्ट सीखो यहाँ पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स आपने सीखने हैं, बाकी फिर आप
वहां पे आंसर खुद ही बना सकते हो। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैटर। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, आप सबने पढ़ा है। ऑल सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाई स्पेस मस्ट नेसेसरीली हैव इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? एक जिद होती है अपनी जो पोजीशन है या फिर अपना जो मोशन है उसको चेंज करने की। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट आर कंसिडर्ड स्टेट ऑफ मैटर और नॉट कंसिडर्ड स्टेट ऑफ मैटर्स इन फिजिक्स। आपको पता होगा दीज आर इंपॉर्टेंट फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। गैसेज हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। आपको पता होगा गैसेज का ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना ही डेफिनेट शेप होती है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट पूछा हुआ है तो ऑप्शन 1 एंड 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, डिफ्यूजन मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, बिल्कुल करेक्ट है। ब्राउन एंड मोशन की अगर हम बात करें, रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ये भी करेक्ट है। थर्मल एक्सपेंशन डिक्रीज इन साइज ऑन हीटिंग। देखो एक्सपेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है तो डिक्रीज कहाँ पे हो जाएगा? थर्मल एक्सपेंशन, हीटिंग की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है साइज में, वहां पे इंक्रीज इन साइज आना चाहिए, गलत हो जाएगा। एंड प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय पार्टिकल्स ऑन कंटेनर वॉल्स, तो ये वाला भी करेक्ट है। पूछा गया है नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा है करेक्टली, कौन सा मैच नहीं है? ऑप्शन ए दैट इज 3 ओनली विल बी द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट देखो, यहाँ से जीकेएसएसबी के काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। बेकिंग सोडा, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं फटाफट से बताओ? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं हम इसको, करेक्टली मैच्ड है। वॉशिंग सोडा की अगर हम बात करें, बताओ फटाफट से करेक्टली मैच है या फिर नहीं? वॉशिंग सोडा NaHCO3। वॉशिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा को हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इंपॉर्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर हम बात करें कॉस्टिक सोडा, एंड इसके साथ साथ है यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर, और दूसरी साइड से दिए हुए हैं केमिकल फार्मूलाज, इनका करेक्ट फार्मूला क्या बनेगा? देखो बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज NaHCO3। वॉशिंग सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, याद रखना, ये फेवरेट है जेकेएसएसबी के। कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड ब्लीचिंग पाउडर CaOCl। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या बोलते हैं? आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इसका जो करेक्ट बनता है A2B1 A2B1C3D4, ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, राइट। तो ये थे हमारे कुछ आज के क्वेश्चंस। आपका जो पहला टॉपिक है ना आपके सिलेबस में, लेबोरेटरी अटेंडेंट के सिलेबस में, ग्रेविटी वगैरह, वहाँ से हमने कुछ क्वेश्चन आज के किए हुए थे। आगे आगे हम फर्दर करते रहेंगे अभी जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। बट एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, जहाँ पे आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ऑलरेडी इसमें 5 हो चुके हैं। जो आपका फाइनल फुल लेंथ टेस्ट होगा वो आपको 3 मई को मिलेगा, दैट इज परसों संडे को, राइट। आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, आज शाम तक तो शायद एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी है। आप सभी ज्वाइन करना, अगर कोई क्वेरी होगी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी हमारे प्रीमियम नोट्स अवेलेबल हैं जीके वाले पोर्शन के लिए, अगर आपको चाहिए होंगे आप सेम नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको मैं अगर नोट्स एक बार दिखा दूं तो ट्रस्ट में ये नोट्स अगर आप करोगे, अगर आपने साइंस नहीं भी पढ़ी है, इन नोट्स को आप एक बार कर लो, आपका जो अच्छा खासा पोर्शन है साइंस का बहुत कम टाइम में फटाफट से कवर हो जाएगा। और ऑलमोस्ट आपके 16 17 18 क्वेश्चन तो डायरेक्टली यहीं से निकलने वाले हैं, ये मैं अभी आपको एडवांस में ही बोल रहा हूँ। आप आ जाओगे एग्जाम के बाद बोलने कि सर क्वेश्चन कहाँ से आए, फिर मैं आपको उस टाइम आपको दिखा दूंगा, राइट। तो यहाँ से अगर आपको चाहिए होंगे ये वाले नोट्स, एक नॉमिनल प्राइस पे अवेलेबल है। बाकी फिर आपके क्वेश्चन आप खुद ही देख लेना एग्जाम में किस तरीके से यहाँ से फंसेंगे, ठीक है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करना अगर आपको नोट्स या फिर टेस्ट सीरीज के रिलेटेड कोई क्वेरी होगी। 6006893955। हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट क्लास कौन सी चाहे, क्या हम साइंस ही कंटिन्यू करें या फिर जीके पोर्शन पे चाहे, एक दिन साइंस एक दिन जीके पोर्शन, या फिर दिन में 2 2 क्लासेस, जिस तरीके से आपको चाहिए होंगी आप मुझे बता देना। टेक केयर एंड बाय।